नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। तो कहानी के पिछले भाग में हमने डॉक्टर शुक्ला और चंद्र के बीच में हुई वार्तालाप सुनी थी और सुधा अपने कॉलेज की बातें याद करते करते सो जाती है। अब आगे। और 3 बजे जब गेसु आई तो भी वह सो ही रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए कहा। ओहो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला, बेदर्द कहेंगी। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद न आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह मालूम नहीं था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को मिली हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों होती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी न सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं, अब बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं जो चींटे खाएं, सुधा बोली। देखूंगी, और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू सुधा। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रह चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं, मैं किसी के ध्यान में नहीं डूबी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच कहना। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? सुधा ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी।
अगर कभी कोई ऐसी बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ भी कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे हुआ ही नहीं। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों में कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? यह बात है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है या खुद हमें भी नहीं पता चलता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पे रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक अशार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों में चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तो कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराये दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओहो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरी दिमाग में यही सब भरा रहता है आजकल। वही तो सबको समझाती है, इंतज़ार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। इससे अच्छा तो सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं। पूछो ना। अच्छा फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिंती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा।
सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में वह किससे कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है। काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकरों से नहीं ढूंढवाया जा सकता। ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया और बोला, काहे मुंह बना कर रखा है? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम से कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वो। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर जब गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई। कभी गुलदस्ता बदल लें, कभी मेज़ पोश बदल लें, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकाल लें, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही, फिर पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रोने लगी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया, फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए हो तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है क्या? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो? मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्यों? क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हुआ। हमने कभी कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोकर आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर फिर बैठ गई। अब बताओ, क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने
वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर बैठे, तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज बाप ही नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो, क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें भी अकेला नहीं लगेगा। क्यों? नहीं सुधा, तुम तो समझती ही नहीं हो। जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है? चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के कोई माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों? ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़ी ही छिपाते, हमें ज़रूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह बोली, सुधा, तुमने किसी से प्यार किया है। असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। तो बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गीसू तो यूं ही गप्पू उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज़ हो जाने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने तो नाराज़। पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे ज़रूर। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो, बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने के लिए उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपने चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते तो मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता की बात पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी।
अच्छा ठीक है, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रहे थे। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसके बगल में चंदर। सभी बिल्कुल चुप थे। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं, चंदर ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन लेके आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना, चंदर ने उसे डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गाल पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुआई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था क्या? ओह, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया तुमने, चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दे। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा
हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो। हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए? सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो विनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजन यहीं सोएंगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।